हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक 1 लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो प्रिपरेशन है ये सिर्फ बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर बैट एग्जाम के लिए ही नहीं है, बल्कि नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एस्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्षेत्र इकोनॉमिक्स से है तो ठीक है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये प्रिपरेशन हो, अभी तक तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि अब बैट का एग्ज़ाम होगा। तो हम चाहते हैं कि तैयारी जो है हमारा वो पहले से ही इतने हम लोग तैयार रहे कि जैसे ही फॉर्म आए हम लोग फॉर्म डालें और एग्ज़ाम को हम लोग पास आउट कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। और अगर आप चाहते हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना मेरे साथ, अगर आप भी इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के हाँ बोल सकते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, हाँ, मानव एक संसाधन है। कैसे? उत्पादन का मूल सूत्रधार कौन है? मानव है। मानव के द्वारा ही उत्पादन होता है। जितने भी मानवीय संसाधन है उनको मानवीय पूंजी के रूप में प्रयोग, मानवीय संसाधन जो है उसको क्या बोला जाता है? मानवीय पूंजी, याद रखिएगा। उत्पादन के सूत्रधार कौन है? वो है मानव। मानव नहीं रहेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि मानव के द्वारा ही सारी क्रियाएं संभव होती है। ठीक है, संसाधन के अत्यधिक उपयोग हेतु मानवीय पूंजी की आवश्यकता होती है। संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग कर सके इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानव पूंजी की। ठीक है, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक, ये सब जितने भी हैं वो सब मानवीय पूंजी है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक और प्रबंधन। ठीक है, अब संसाधन क्या है? संसाधन एक भौतिक पूंजी है। संसाधन क्या है? भौतिक पूंजी है। मानवीय पूंजी सजीव और सक्रिय होता है। मानव का जो पूंजी होता है वो सजीव, एक मानव ह्यूमन क्या रहेगा? ह्यूमन बीइंग सजीव रहेगा, सक्रिय रहेगा। अगर वो मानव है, सजीव है, उसमें जान है, तो वो काम करेगा, एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ हरकत करते रहेगा। ठीक है, फिर है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होती है? मानवीय पूंजी वो होती है जो सजीव और सक्रिय होती है। ठीक, और भौतिक पूंजी क्या होती है? वो निर्जीव और निष्क्रिय होती है। जैसे कि पंखा, टेबल, बेड, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव है, निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं कर रही है। ठीक, मनुष्य एक संसाधन के रूप में, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक संसाधन के रूप में कौशल और योग्यता के साथ वो एक संसाधन का रूप लेता है। जिस मानव में कौशल होगी, योग्यता होगा, वही उसी मानव को संसाधन के रूप में गिना जाएगा। अब क्या पागल कोई मानवीय संसाधन हो सकता है? जो रोड पे भी मतलब पागल घूमते हैं वो मानवीय संसाधन हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास इन दोनों चीज़ों की अभाव है। देखिए, कौशल और योग्यता का अभाव है। तो जिन मानव के पास कौशल और योग्यता हो वही है मानवीय संसाधन। ठीक, अब है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होती है? निष्क्रिय साधन होती है। भौतिक पूंजी निष्क्रिय साधन होती है। एक तो ये क्रिया नहीं करती है भौतिक पूंजी, ये मूर्त होती है, मतलब दिखाई देती है। पलंग, पंखा, टेबल, कुर्सी, घर, ये सब क्या होता है? दिखाई देता है। तो ये सब भौतिक पूंजी है। ठीक, ये बाजार से खरीदा जा सकता है, स्वामी से अलग किया जा सकता है इसको। ठीक है, अगर आज मेरे पास भौतिक पूंजी मेरी कार है तो वो मेरे से अलग हो सकती है। ठीक है, मेरी अगर घड़ी है ये भी एक भौतिक पूंजी है, मेरे से अलग हो सकती है। तो इस तरह से ये स्वामी से अलग किया जा सकता है। अब देखिए मानवीय पूंजी के बारे में। तो मानवीय पूंजी में क्या है? ये एक सक्रिय साधन है, ये अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती। सक्रिय साधन है तो दिखाई देगी, काम करते रहना, इधर उधर भाग दौड़ होते रहना। इसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, मानवीय पूंजी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। ठीक, और इसको स्वामी से अलग भी नहीं किया जा सकता है। जिनके माता पिता, उनके बच्चे उन्हीं के पास रहेंगे, किसी और के पास उनको मतलब स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। दैट्स इट। ठीक है, आगे देखना गतिशील होती है और इसका ह्रास भी होता है। भौतिक पूंजी हमेशा गतिशील होती है तो इसका ह्रास होता है। एक वॉशिंग मशीन है, वो एक भौतिक पूंजी है, तो उसका अगर आप लगातार यूज़ करते रहोगे ना तो ह्रास होगा। क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी। और स्वामी को निजी लाभ होता है। इससे क्या होता है? स्वामी को अपना खुद का लाभ होता है। अगर हम वॉशिंग मशीन रखें, मेरी वो भौतिक पूंजी है, तो इससे मेरा निजी लाभ है, मेरा समय का बचत होता है, हम उसमें फटाफट कपड़े धो लेते हैं। ठीक है, मेरे पास मेरा टाइम बचता है। फिर ये पूर्णतः गतिशील नहीं होती है, मानव वाली पूंजी है। हम लोग क्या अगर दिन भर रात भर काम करते रहेंगे तो जिंदा बचेंगे? हम मानव पूंजी है तो नहीं बचेंगे। कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये हम पूर्णतः गतिशील नहीं होते। कुछ समय तक के लिए हम काम करते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम चाहे तो आराम कर सकते हैं। ठीक, उम्र बढ़ने के साथ ह्रास होता है इसमें भी। मानव पूंजी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाता है उसकी काम करने की क्षमता भी धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक, नेक्स्ट बोला है नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता सब कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो थे अमर्त्य सेन। ठीक है, अब है प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार। इन्होंने ही कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाया जाए। ठीक, भारत की विकास योजना का अंतिम उद्देश्य क्या था? मानव पूंजी का निर्माण करना, मानव संसाधनों का विकास करना और आर्थिक सुधार जो है उनको सफल बनाना। ठीक, उसके बाद बोला कि मानव विकास के सूचक क्या क्या है? औसत आयु, व्यक्ति की आयु औसत आयु सूचक है।
साक्षरता दर, एक राज्य में, एक देश में कितने लोग साक्षर हैं। जन्म तथा मृत्यु दर उनकी कैसी है। शिशु मृत्यु दर, कि शिशु पैदा हो रहे हैं तो कितना जीवित बच रहे, कितना मर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखा जाता था। अब हम देखेंगे कुछ फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में भी पूछता है, आपका बेट में तो पूछेगा ही। और एस्टेट बीपीएससी का अभी तक मैं अपेयर नहीं हुई हूँ, लेकिन मे भी उसमें भी पूछता होगा। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये ज़रूरी है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, फॉर्म देखेंगे। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएसएसआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट नहीं करते। जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं ना, वो देश की जो जनसंख्या है ना, उनको संतुष्ट नहीं करते हैं, ठीक। सही बात है। कोई व्यक्ति, मेरे पास जितनी वस्तुएं, जितनी चीज़ें हैं, उसमें क्या मैं संतुष्ट हूँ? नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे और की लालसा है। वैसी विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर ये इच्छा जो है वो मर गई है। हर किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वह उन्हीं के अंदर ये इच्छा, आवश्यकता, मांग, इन सब की चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको, ठीक है। तो संतुष्ट नहीं रहते। अत्यधिक जनसंख्या कहते हैं, जब अत्यधिक जनसंख्या होती है तो ऐसा होता है। भारत तो बाप रे बाप, भारत विश्व का सबसे नंबर 1 देश है जनसंख्या विस्फोट की दृष्टि से। जनसंख्या यहाँ बहुत अधिक है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन क्या है। आज़ादी के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 33 करोड़। आज़ादी के समय, हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या जो थी वो थी 33 करोड़, ठीक। अब देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 102.70 करोड़, ठीक। उसके बाद 2001 की जनगणना में यूपी में जनसंख्या कितनी थी? 16.17%। बिहार में जनसंख्या कितनी थी? 8.28 करोड़। बिहार की जनसंख्या 8.28 करोड़। यूपी की उस समय जनसंख्या बहुत अधिक थी। 2001 में 16.17 करोड़ थी, बिहार की कम थी, एक लगभग आधी थी, 8.28 करोड़। विभाजन के बाद और कम हो गई थी, ठीक। फिर भारत की कुल जनसंख्या का 8.7 करोड़, भारत की कुल जनसंख्या का 8.7 करोड़ कहाँ रहता है? बिहार में रहता है। अब यूपी में तो 16.7% हो गया कुल जनसंख्या। अब विभाजन से पहले महाराष्ट्र में और बिहार में, इन तीनों का हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे शिवहर जिले में कितनी जनसंख्या थी? 36.16 करोड़ थी। नालंदा में कितनी थी? नालंदा भी एक जिला है, वहाँ पे कितनी थी? वहाँ पे 18.64 करोड़ से कम थी, 64% से कम थी। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग अधिक जनसंख्या वाले देशों में। अधिक जनसंख्या की दृष्टि से देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है पटना। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या, जिला है मतलब, पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है 47,09,891, ठीक है। पूर्वी चंपारण में कितना है? 39,33,636। मुजफ्फरपुर में 37,43,000 और 836। मधुबनी का आप देख सकते हैं 35,70,065 है। और गया का कितना है? 34,64,083। मतलब सबसे अधिक किसका था? पटना का था। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पटना का जिला में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पटना है। उसके बाद कम जनसंख्या जहाँ पे कम है उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिवहर में जनसंख्या कितनी है? 5,14,288। शेखपुरा में उससे भी कम, शेखपुरा में उससे थोड़ा अधिक 5,25,000। और लखीसराय में 8,01,000 समथिंग। मुंगेर में है 11 लाख और खगड़िया में है 12 लाख। मतलब कम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या अगर कहीं है तो वहाँ है खगड़िया में, सबसे कम है तो शिवहर में, ठीक। याद रखिएगा। अब है राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ है? तो राज्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, जिले की दृष्टि से तो सबसे पहले पटना आया। राज्य की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? शिवहर आएगा, उसके बाद पुनिया आएगा, उसके बाद नवादा आएगा, उसके बाद क्या? सहरसा आएगा, उसके बाद जमुई आएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला कि राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले। कम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले, नालंदा सबसे पहले में आएगा, मुंगेर आएगा, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद बांका, उसके बाद भोजपुर, ठीक। अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब मेरे स्कूल से और मेरे घर से अर्जुन सिंह स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से लेके अर्जुन सिंह स्कूल के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो जनसंख्या है 2001 उन सबको क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व बोलेंगे।
प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रहे, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। 2001 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना था? 880 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके अर्जुन सिंह विद्यालय में लोग कितने थे? 880 लोग निवास कर रहे थे 1 किलोमीटर के अंदर में। 1991 में ये कितना था? 685। मतलब 2001 में बढ़ गया। ठीक, उसके बाद राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, सबसे पहला पटना 1471 व्यक्ति, दरभंगा में 1442 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर में पटना में 1471 व्यक्ति बसते हैं और दरभंगा में 1442 व्यक्ति, वैशाली में 1332, सारण में छपरा सारण में 1231, बेगूसराय में 1222। ठीक, याद रहेगा। कम जनसंख्या वाले घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले कैमूर आता है 382 व्यक्ति, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में। जमुई में 451 प्रति वर्ग किलोमीटर में। बांका में 533, पश्चिम चंपारण में 582, औरंगाबाद में 660 व्यक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है। कम जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व क्या है गाइस? सबसे पहले बताइए, जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर की दूरी पे जितने भी लोग निवास करते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पे जितने भी लोग निवास करते हैं वो सब जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? पहला ये कैमूर है। ठीक, उसके बाद दूसरा है जमुई। ये सब याद रखिएगा। किसी राज्य के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया उसके विकास की गति को बताती है। किसी राज्य में कितना शहरीकरण का मतलब सबसे पहले बताइए क्या समझते हैं? शहरीकरण का मतलब कि जब लोग गांव में निवास करते हैं ना, कृषि वगैरह करते हैं, तो गांव इसमें जब फायदा नहीं होता है, गांव में कृषि में फायदा नहीं होता है, तो उसको छोड़ के जो शहरों की ओर पलायन करते हैं। हम लोग यूपी के हैं, मेरा जहाँ बर्थ प्लेस जो है वो है यूपी में हम पैदा हुए, लेकिन मेरे मम्मी पापा स्टार्टिंग से, मेरे दादा दादी सब कोई कहाँ रहने लगे थे? उधर मतलब पहले झारखंड बिहार जो एक ही में था, तो झारखंड में रहने लगे थे, क्योंकि मेरे दादा के ज़माने से ही लोग वहाँ रह रहे हैं। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ उसके बाद डेवलप होकर वहाँ जो एक जमशेदपुर नामक शहर है ना, उस जमशेदपुर में मेरी परवरिश हुई। वहीं पे हम लोग पढ़े लिखे, वहीं पे हम लोग बड़े हुए। तो पापा ने बताया कि यहाँ से पलायन करने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ कृषि में फ़ायदा नहीं होता था, और तब हम लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ रुख करने लगे। वहाँ जाके प्राइवेट कंपनियों में जब हम लोग काम करने लगे तो उससे हम लोग को अधिक इनकम मिला, और देखे कि यहाँ शहरीकरण है, शहरों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अच्छा से बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं, तो वो वहीं बस गए। तो इसी को बोलते हैं शहरीकरण की प्रक्रिया। जब इंसान गाँव छोड़ के शहरों की तरफ रुख करता है अपना, गाँव में अगर उसको कृषि वगैरह से फ़ायदा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं शहरीकरण की प्रक्रिया, जब जनसंख्या शहरों की तरफ बढ़ती है तो। ठीक, तो उसके विकास की गति को बताती है। बिहार के शहरीकरण राज्य पटना, मुजफ्फर। बिहार में शहरीकरण राज्य में कौन कौन आते हैं? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा और गया, ये सब शहरीकरण के अंतर्गत आते हैं। इनफैक्ट जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं छपरा, ये भी शहरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। आगे देखते हैं, वैशाली जिला भी आती है शहरीकरण के अंतर्गत ही। फिर उसको वर्तमान में बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात 89:11 का हो गया है। ग्रामीण और शहरी, मतलब ग्रामीण लोग अभी भी 89% गाँव में ही निवास कर रहे हैं, 11% लोग ही शहरों की ओर रुख किए हैं। ठीक, बिहार में ये 2001 की जनगणना के अनुसार था। अभी वर्तमान का डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगी। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण, बिहार में जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है? गर्म जलवायु, सबसे पहले तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म जलवायु है, यहाँ संयुक्त परिवार है, बाल विवाह होता है, अशिक्षा है, अशिक्षा तो बहुत ज़्यादा है बिहार में, बोलो ही मत, गरीबी है, परंपरागत मान्यताएं हैं, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव है, और अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी गाइस? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में हुई थी। 5 साल के लिए ये पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी। तो 97 में 5 जोड़ दीजिए, 2002, ऐसे ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो उस समय क्या हुआ था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, घनिष्ठ संबंध हुआ था पॉपुलेशन का, मतलब जो सतत विकास होता है ना, उसका घनिष्ठ संबंध होता है किससे? जनसंख्या से। 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 15 फरवरी 2000 को, याद रखिएगा। 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए यह टारगेट रखा गया था कि 2045 तक क्या किया जाएगा? जनसंख्या को स्थिर कर दिया जाएगा। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा।
जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? 15 फरवरी 2000 को लागू हुई थी। और कब तक जनसंख्या को स्थिर करने का टारगेट रखा गया था, किस साल तक? तो 2045 तक। ठीक। फिर शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 के नीचे लाना। क्या इसका टारगेट क्या किया था? शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 के नीचे लाना। मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, प्रति लाख 100 के नीचे लाना। सार्वजनिक प्रतिरोध यूनिवर्सल इम्यून सिस्टम को लागू करना। फिर प्रशिक्षित लोगों द्वारा उन्हें अस्पतालों में 80% माने जो पढ़े लिखे नर्स है ना, उनके द्वारा प्रसव की प्रक्रिया कराना। एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा इसको रोकने के उपाय बताना। 2 बच्चों के परिवार को प्रोत्साहन देना। सुरक्षित गर्भपात कराना। बाल विवाह को रोकना। लड़कियों के विवाह की आयु 20 साल या उससे अधिक करना। जो औरत 21 वर्ष की आयु के बाद शादी करे और 2 बच्चे के बाद अनुवनीकरण करा ले तो इसके लिए विशेष पुरस्कार मतलब रिवॉर्ड की घोषणा करना। और हेल्थ इंश्योरेंस 2 बच्चों के बाद अनुकरण कराने वाले लोगों को भी आगे बढ़ाना। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नजर रखना। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। अब देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नजर रखने के लिए किसका ये किया गया, निर्माण किया गया? नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, तो 2012 जनसंख्या को 1100 मिलियन तक 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान किया गया। ठीक, और फिर स्वयंसेवी वर्ग सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी सहायता लिया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया। ठीक, अब देखेंगे राज्य में भी गाडगिल फॉर्मूला के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई। गाडगिल फॉर्मूला के अंतर्गत ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई है, याद रखिएगा। गाडगिल फॉर्मूला ये पूछता है किस फॉर्मूला के अंतर्गत, तो गाडगिल फॉर्मूला के अंतर्गत। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है? तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा। निम्न में कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है? अकुशलता जो है वो मानवीय पूंजी नहीं है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया। ठीक, उसके बाद जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.4% हो गई है। जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.4%। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या होती है? मानव की जो औसत आयु है 63.8 वर्ष, 63.8 मतलब 63 और 64 के बीच लगभग। बिहार राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बताइए किस जिले की जनसंख्या? पटना की सबसे अधिक है। मानव पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होता है। ठीक, मानव संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन होता है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी और 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था वो बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 47% थी। और जीडीपी का फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यूसीजी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी का नेशनल सेंट्रल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी का स्टेट सेंट्रल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आईसीएमआर का इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिसर्च। ठीक है, इतना चीज़ हमें ध्यान से देख लेना है और याद करना है। आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको दूंगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड है मेरे साथ बीपीएससी, एसटेट या फिर बैट का एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।